देखिए, आज की क्लास में पार्ट 11 का आर्टिकल का चैप्टर लेकर के फिर आए हैं और इस 11th के चैप्टर में पार्ट में कुछ ऐसे ही टाइपिकल फैक्ट्स लेकर के आए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान से देखिएगा। और इसमें लिखा हुआ है आफ्टर, बिफोर, एट, बाय के बाद आने वाले दिन रात के किसी भी समय, दिन रात के समय को हम कई समय के कालखंड में विभाजित करके उसका पहचान करते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, अपराह्न, मध्याह्न, ऐसे अनेक तरह के कालखंडों में इसको बांट करके इसका आंकलन करते हैं। तो ऐसे जितने भी समय कालखंड के नाम हैं उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं लगता है। इसकी कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ कंडीशन है। कौन परिस्थिति में नहीं लगता आर्टिकल? जब आफ्टर, बिफोर, एट, बाय के बाद आने वाला अगर कोई समय हो तब उस समय के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही रीच्ड होम आफ्टर सनसेट, यहाँ सूर्यास्त समय सूचक शब्द है। यह एक कालखंड, एक समय का बोध होता है। फिर हम द सनसेट होना चाहिए, लेकिन हम आफ्टर के बाद सनसेट लिखे, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। कई एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके सहूलियत से समझ लेने के लिए, इसको ध्यान से देखेंगे। और इसमें लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, सन राइजेज बिफोर सनराइज। सन राइजेज बिफोर सनराइज। यहाँ बिफोर सनराइजेज में देखिए, सनराइजेज के पहले बिफोर, यहाँ द में लिखे हैं। ही टेक्स ए रेस्ट एट नून। एट द नून नहीं कहा जाता है, एट नून कहा जाता है। एट मिडनाइट द चाइल्ड बिगन टू क्राई। आधी रात को बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगा। तो यहाँ देखिए, एट, आफ्टर, ऊपर में जैसा रूल बताए हैं उसके बाद आने वाला अगर कोई भी समय सूचक शब्द आता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। He started the मैच एट डे ब्रेक। वह सुबह से, डे ब्रेक का मतलब सुबह होते ही या प्रभात समय से, प्रभात से, वह सुबह से मैच प्रारंभ कर दिया। वह सुबह से मैच प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर, बिफोर, एट, बाय के बाद आने वाला कोई भी जो समय सूचक शब्द होगा तो उस समय सूचक शब्द के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ ऐसे कौन से सब समय सूचक शब्द होते हैं, जैसे सनसेट, सनराइज, आफ्टरनून, ये सब जो समय होता है उसके पहले आर्टिकल द होता है। उपयुक्त समय सूचक शब्द के पहले द का प्रयोग होता है, वे किसी दूसरे प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो वह कब? जब वे दूसरे प्रीपोजिशन के बाद आता है। यहाँ ये सब जितने भी लिखे हुए हैं, आफ्टर, बिफोर, एट, बाय, ये सभी प्रीपोजिशन है। इतने को छोड़कर अगर कोई दूसरा प्रीपोजिशन हो, जिस प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई समय सूचक शब्द आया हो, तो ऐसे समय सूचक शब्द के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। यहाँ मॉर्निंग तो कोई ऐसा समय सूचक शब्द नहीं है जैसा कि इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि सनसेट, सनराइज, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। और दूसरी बात, यहाँ इन एक प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। आफ्टर, बिफोर, एट, बाय, ये सभी प्रीपोजिशन है। लेकिन इसके बाद अगर यही चीज आता है तो द लगता है, द नहीं लगता है। लेकिन यहाँ इनके बाद आने के बाद किसी समय सूचक शब्द के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट या इन द मॉर्निंग। वी प्ले इन द इवनिंग, यहाँ इवनिंग के पहले द लगा दिए। राजू केम द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब राजू कल के पहले आया, मतलब परसों आया, परसों के दिन आया। राजू केम द डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे मैंने बीता हुआ था, तो कल बीता हुआ था और उसके पहले के दिन को कहते हैं परसों। तो राजू परसों आया। ड्यूरिंग द एग्जाम, यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द एग्जाम, परीक्षा के समय यानी परीक्षा काल के दौरान। द मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टेड द कॉलेज। मजिस्ट्रेट ने इंस्पेक्टर कॉलेज का जांच किया, इंस्पेक्शन किया। इन द नाइट, यहाँ
इन द नाइट लिखे हैं, नाइट भी है, यहाँ प्रीपोजिशन इन है इसलिए नाइट के पहले द लगाए हैं। तो इन द नाइट आई अटेंडेड ए पार्टी, मैंने एक पार्टी शामिल हुआ, पार्टी में शामिल हुआ। ही कम्स होम फॉर लंच, यहाँ देखिए ही कम्स होम फॉर लंच, लंच में लंच करने के लिए, दोपहर के खाना खाने के लिए घर आया या घर आता है, दोपहर के भोजन के लिए घर आता है। कौन समय में? इन द आफ्टरनून, यहाँ देखिए इन द आफ्टरनून, तो यहाँ इन के बाद आने वाला जो आफ्टरनून शब्द है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। और ऊपर में भी तो ऐसे बहुत सारे समय सूचक शब्द हैं, लेकिन वह आफ्टर, बिफोर या एट या बाय के बाद आने के कारण उसे उस समय सूचक शब्द के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि यहाँ देखिए वही शब्द यहाँ दोहराया गया है जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है जब कोई दूसरा प्रीपोजिशन के बाद आया है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे देखिए, तिथियों को अंकों में लिखने पर उसके पहले द नहीं लगता। जैसे अगर हम कोई तारीख लिखते हैं तो उसको अगर अंक में लिखेंगे तो उसमें द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, तो भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। तो यहाँ द लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ द लगता भी नहीं है, लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए ऑन, दूसरा एग्जाम्पल है इसी का, ऑन 25 दिसंबर क्रिसमस कम्स, 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है। ऑन 15 दिसंबर क्रिसमस कम्स, 25 दिसंबर को, ऑन 25 दिसंबर क्रिसमस कम्स, 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है। फिर यहाँ द UNO was established on 24 अक्टूबर 1945, ये सभी एग्जाम्पल हैं इसके। जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का संक्षिप्त नाम होता है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका में है, आप सभी को पता होगा, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो द UNO was established on 24 अक्टूबर 1945, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। तो वहाँ देखिए ऑन के बाद जो 24 लिखे, इसमें द नहीं लिखे। हम वाक्यों में प्रयोग करके बताने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि आप इसका प्रयोग करना सीख सकें। वैसे अगर हम सीधे एग्जाम्पल तो यहाँ कहिए तो खाली इतना कह देना ही पर्याप्त है, ऑन 24 अक्टूबर, तो यहाँ दिखा देना है कि इसमें द कैसे नहीं लगा समझ लेना। लेकिन सेंटेंस द्वारा व्यक्त करने से ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है और समझ में आसान हो जाता है, इसलिए हम आपको वाक्यों में प्रयोग करके दिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए कुछ शर्त ऐसा है कि अंकों में जब तिथियों को लिखते हैं तो द नहीं लिखा जाता, लेकिन उसी अंकों को अगर शब्दों में लिखते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग करना होता है। वो कैसे होता है देखिए, परंतु तिथियों को शब्दों में लिखने पर उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द 26th of January is a historical day. Historical The 26th of January is a historical day. 26 जनवरी ऐतिहासिक दिन है। 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है। We celebrate the Independence Day on the 15th of January. 15th of August को we celebrate the Independence Day on the 15th of August. हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ अंडरलाइन किए हैं, जो शब्दों में लिखा हुआ तारीख है और इसलिए उसके पहले द लिखते हैं, द 26th of January। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 26th जनवरी, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें द नहीं लगेगा। लेकिन इसी के पहले, इसी को शब्दों में लिखेंगे अगर तो इसके पहले द का प्रयोग हो जाएगा। वी सेलिब्रेट, यहाँ भी देखिए ऑन द 15th of मई, इसको भी हम 15th दे करके या मई दे देंगे तो हो जाएगा, जहाँ द का प्रयोग नहीं करना हो तो। लेकिन इसी को शब्दों में लिखे हैं तो इसके पहले द का प्रयोग किया। तो ये यदि इसकी विशेषता हुई, किस हालत में आप द लिखेंगे, कब नहीं लिखेंगे। अब दूसरा देखिए, किसी नाउन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में अगर कोई स्ट्रक्चर रहता है के बाद
किसी नाउन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी के बाद द का प्रयोग नहीं होता। अगर कोई स्ट्रक्चर होता है नाउन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी उसके बाद द नहीं लगता। जैसे डेली वर्किंग ड्यूटी इज रेगुलर, डेली वर्किंग ड्यूटी इज रेगुलर। यहाँ सेंटेंस पर नहीं चलना है, ध्यान देना है कि द कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो यहाँ लिखे हैं नाउन, तो ये नाउन हो गया, नाउन हो गया, प्लस वर्ब, तो ये वर्ब हो गया, इसमें आईएनजी प्लस किया हुआ है, तो यही हुआ नाउन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इस स्ट्रक्चर में अगर कोई हो तो उसके बाद या उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ अर्ली राइजिंग, राइजिंग के पहले या अर्ली राइजिंग के पहले द का प्रयोग नहीं किए गए, यहाँ पहले देना अच्छा होगा, पहले, यानी इस स्ट्रक्चर के पहले द का प्रयोग नहीं होता। द ग्रुप वॉकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ द नहीं लिखा जा सकता है, हम तो गलत जानबूझकर गलती करके सुनाए हैं कि यहाँ पर जो है ग्रुप वॉकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर होगा। अगर आप करना चाहेंगे द ग्रुप वॉकिंग तो गलत हो जाएगा। ऐसे में चूंकि नाउन है और वर्ब प्लस आईएनजी है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्रुप वर्किंग इज, ग्रुप वॉकिंग इन द इज प्रोहिबिटेड हियर, मतलब यहाँ समूह में टहलना, ग्रुप बना करके टहलना मना है। आई एम गोइंग और कार सर्विसिंग, मैं कार सर्विसिंग के लिए जा रहा हूँ, कार ठीक कराने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ कार सर्विसिंग के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। यही कहना है कि अगर इस स्ट्रक्चर में कोई वर्ब है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। दूसरा देखिए, लेकिन कुछ परिस्थिति है जहाँ द का प्रयोग होता भी है। वह कौन सा परिस्थिति है देखिए, परंतु वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑ प्लस नाउन के रूप में किसी वाक्य के प्रयुक्त होने पर उसके पहले द का प्रयोग होता है। कौन स्ट्रक्चर में रहेगा? आईएनजी रहेगा वर्ब, जैसे रीडिंग, प्लेइंग, और उसके बाद ऑफ रहेगा, और उसके बाद कोई और भी नाउन होगा, जैसे रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग ऑफ इंग्लिश, ऐसे करके कुछ होगा। तब क्या होगा? उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज एन, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, उसके पहले द लगता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है परंतु वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑफ प्लस नाउन के रूप में अगर किसी वाक्य के प्रयुक्त होने पर क्या होता है? उसके पहले द का प्रयोग होता है। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग वर्क, अंग्रेजी पढ़ना अच्छा का दिलचस्प कार्य है। अंग्रेजी पढ़ाना दिलचस्प कार्य है। द वॉकिंग ऑफ द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ देखिए द का प्रयोग नहीं किए हैं, यहाँ तो है वर्किंग ड्यूटी, यहाँ द वर्किंग ड्यूटी नहीं किए हैं। और वही बात यहाँ पर भी है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो उसमें आईएनजी का प्रयोग करके, इसमें भी आईएनजी का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये द से शुरू होगा, इसके पहले द लगेगा। तो यहाँ हमने जैसा कि अभी आपको स्ट्रक्चर का नाम ही ये चैप्टर का नाम बताए हुए हैं कि कभी द लगता है कभी द नहीं लगता है। तो इस परिस्थिति में द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु अगर उसी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा उसी शब्दों को, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। द वॉकिंग ऑफ द मॉर्निंग, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए एक तो नया वर्ड आया है पैरेलल, ये हो गया। अगला देखिए पैरेलल, समानांतर शब्द, इसका मतलब होता है समानांतर, मतलब दो पक्ष है, दो वस्तु है और दोनों में समानता है, तो दोनों को समानता सूचक शब्द के रूप में उसको समानांतर कहते हैं। तो समानांतर वर्ड के स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं होता है। एक ही शब्द या एक ही अर्थ को पुष्ट करने वाले दो भिन्न भिन्न शब्द अगर किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ तो उसको पैरेलल वर्ड कहते हैं, समानांतर शब्द कहते हैं। एक ही शब्द अगर किसी प्रीपोजिशन से जुड़ करके दोबारा आया हो, जैसे डे बाय डे, डे आफ्टर डे, फेस टू फेस, एक ही शब्द दोबारा आया है किसी प्रीपोजिशन से जुड़कर, या अलग अलग कोई दो शब्द है और दोनों मिलकर एक ही अर्थ या एक ही उद्देश्य को पुष्ट करता है और वह किसी प्रीपोजिशन से जुड़ के आया है, तब उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यही बात यहाँ समझाया गया है।
पैरेलल समानांतर वर्ड के स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे डे बाय डे। अब यहाँ डे बाय डे के पहले यहाँ द डे, बाय द डे या किसी एक में भी लगाए, ऐसा नहीं हो सकता। फेस टू फेस, साइड बाय साइड, डोर टू डोर, मैन टू मैन, टॉप टू द बॉटम। टॉप मैंने ऊंचा होता है, बॉटम मैंने नीचा होता है, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन मैंने दिन प्रतिदिन। हैट एंड कोट, मतलब कोट और मतलब टोपी और कोट, मतलब ये पोशाक को सूचित करता है। एक ही अर्थ में दोनों मिल करके एक अर्थ को पोषित करता है, जिसको हम पोशाक कहते हैं। मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे। ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम, ये दिशा सूचित करता है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब उत्तर से दाएं से बाएं, यहाँ द लगाना चाहिए, सो नहीं लगा है। ब्रदर एंड सिस्टर, मदर एंड फादर, तो इसमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। कुछ वाक्य द्वारा भी बना दिए हैं। डे बाय डे ह्यूमैनिटी इज डिक्रीजिंग, दिन प्रतिदिन मानवता घटती जा रही है। दिन प्रतिदिन मानवता घटती जा रही है। सी है ये, इसको सी समझिए। डे बाय डे ह्यूमैनिटी इज डिक्रीजिंग, दिन प्रतिदिन मानवता घटती जा रही है। ही बेग्स डोर टू डोर टू सेटिस्फाई हिज हंगर, वो अपने भूख मिटाने के लिए घर घर मांगता है, दरवाजे दरवाजे मांगता है। तो यहाँ वाक्य द्वारा बता दी कैसे बनता है यहाँ, और किस तरह से इसमें देखिए पैरेलल वर्ड आया है, और ये पैरेलल वर्ड के साथ साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। परंतु स्वतंत्र रूप में आप देखिए, ये इतना तो पता है जहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया। अब इसी प्रकार का शब्द नीचे दूसरे जगह भी आ रहा है, जिसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करना भी पड़ता है। वह कौन सा शब्द है देखिए। परंतु स्वतंत्र रूप में उपर्युक्त नाउन का प्रयोग होने पर उसके पहले द लगता है। जैसे कीप टू द नॉर्थ, यहाँ देखिए सेंटेंस क्या है, कीप टू द नॉर्थ, तो यहाँ नॉर्थ के पहले द लग गया। कीप टू द नॉर्थ, यहाँ कीप एक दूसरा वर्ब आया और उसके साथ ये नॉर्थ का प्रयोग किया है, तो नॉर्थ के पहले द लग गया। दे कंटिन्यू देयर वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे, यहाँ वे लोग अपना काम दिन की शुरुआत से ही प्रारंभ कर देता है। दिन के शुरुआत से ही शुरू कर देता है। तो यहाँ दे कंटिन्यू देयर वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे, वे लोग अपना कार्य दिन की शुरुआत से ही प्रारंभ कर देते हैं। ही लिव्स इन द वेस्ट, वे पश्चिम में रहते हैं, वे पश्चिम में रहते हैं। यहाँ देखिए ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है कहीं पर ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ देखिए द नहीं लगा, यहाँ देखिए यहाँ द लगा दिए। ही लिव्स इन द वेस्ट, यहाँ द लगाया हुआ। तो ये सिंगल प्रयोग हुआ, स्वतंत्र अर्थ में स्वतंत्र रूप में इसका प्रयोग हुआ, कंबाइंड फॉर्म में नहीं प्रयोग हुआ है। कंबाइंड फॉर्म उसको कहते हैं जो किसी प्रीपोजिशन से जुड़ करके अब दो नाउन अलग हो या सेम या एक ही अलग दूसरे ढंग का नाउन हो, भिन्न भिन्न नाउन हो, या एक ही किस्म का दो नाउन हो, सेम नाउन हो और प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तो उसको कंबाइन करते हैं। यहाँ इंडिपेंडेंट फॉर्म आया, ये स्वतंत्र रूप में इसका प्रयोग किया गया, तो उसके तब उस स्थिति में उसके पहले दल जैसे डे आफ्टर डे आवर लाइफ इज कमिंग टू एन एंड, द अर्थ ही इज सिंकिंग इंच बाय इंच इन द सी। आप देखिए इस प्रकार से आपको ये पता चल गया होगा कि किस परिस्थिति में द का प्रयोग किया जाता है और किस परिस्थिति में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हम द का प्रयोग किए हैं, द बिगिनिंग ऑफ द डे, ही लिव्स इन द वेस्ट, ये दो जगह तो द का प्रयोग किए हैं। और फिर यहाँ तो ये लिखे हैं, इसमें द का प्रयोग नहीं किया गया। डे आफ्टर डे आवर लाइफ इज कमिंग टू एन एंड, द अर्थ इज सिंकिंग इंच बाय इंच, यहाँ क्या कहे हैं होने पर उसके पहले द लगता है, तो यहाँ तो द नहीं लगाए हैं कहीं पर, इंच बाय इंच पैरेलल वर्ड यहाँ पर है। और यहाँ है आवर लाइफ इज कमिंग टू एन एंड, और यहाँ पर आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, यहाँ डे आफ्टर डे लिखे हैं, ये दोनों में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। हम यहाँ ये एक ही साथ ये कोशिश किए हैं कि देखिए तत्काल ही आपको हम एग्जाम्पल देकर ये बताने की कोशिश किए हैं कि यहाँ किस तरह आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जो इसका उदाहरण है, ये पैरेलल वर्ड होने के कारण इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता।
ये सिंगल वर्ड होने के कारण इसके पहले ऊपर वाले दो एग्जाम्पल में, दो सेंटेंस में द का प्रयोग करते हुए बताएंगे। तो इसको इसी का एग्जाम्पल नहीं समझ लीजिएगा, ये अंडरलाइन किया हुआ जो दोनों सेंटेंस है, ये इसका एग्जाम्पल देकर के हम ये तर्क देना चाह रहे हैं कि देखिए हम जहाँ द का प्रयोग होता है उसमें और जहाँ द का प्रयोग नहीं होता उसमें क्या फर्क होता है, दोनों सेंटेंस को एक जगह लाकर रखे हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो इस प्रकार आज के क्लास में ये आर्टिकल चैप्टर में द का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है ये लगभग संपन्न हो गया। और इसके अगले क्लास में जो वो पार्ट 12 में होगा, 12 पार्ट होगा, 12वां भाग में आपको आर्टिकल का वह प्रयोग पढ़ाएंगे कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। अभी तक पढ़ा रहे थे कि द का प्रयोग कहाँ होता है और फिर उसी द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, दोनों एक साथ चला रहे थे। अब हम बताएंगे कि द का प्रयोग केवल कहाँ नहीं होता है, जो कभी उसमें होता नहीं। द का प्रयोग केवल और केवल उसमें नहीं होता और कभी उसमें दोबारा लगता भी नहीं होता। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, कहाँ कहाँ नहीं लगते हैं द का प्रयोग, उसके बारे में विस्तार से अगले दिन पढ़ाएंगे। और द का प्रयोग कहाँ नहीं होता ये चैप्टर थोड़ा छोटा ही होगा। अब लगभग आर्टिकल का चैप्टर हम समाप्त करने की स्थिति में हैं। इसको धैर्यपूर्वक आप सुनते रहिए और अभी जिस तन्मयता से और धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आशा करते इसी तरह से आप अगर सुनते रहें और सीखते रहें तो आपका आर्टिकल चैप्टर पूर्ण हो जाएगा और अच्छी तरह आप जानकार हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अगले